नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल स्टडी मेनिएक पे। तो जैसा कि आप बच्चों को पता है कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ हम कर रहे हैं मैथ की, जिसमें हम रोज़ डेली 25 क्वेश्चन करते हैं आपके, जो उनसी जिसके लिए आज आपकी 8th क्लास है। आज की क्लास में भी हम आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं 25, जिन्हें हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, पर साथ साथ कंसेप्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं स्पीड के चक्कर में कंसेप्ट पता ना हो, तो ऐसा तो रट्टा लग जाएगा क्वेश्चन का। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन से। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको। हाँ, और साथ साथ अपना कमेंट कर देना स्कोर भाई, जो आएगा 25 में से जितने भी क्वेश्चन, चाहे आपको 4 आए चाहे 25 के 25 आए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए राइट एंगल इज 30 मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, यानी जो स्मॉलेस्ट एंगल है, मान लीजिए एक्स है, उससे जो दूसरा एंगल है ना राइट एंगल का, वो क्या है, 30 ज़्यादा है। ठीक है, जैसे ये मैं समझा देता हूँ। वैसे इसका आंसर मुझे दिख गया है, इसका आंसर आएगा स्मॉलेस्ट एंगल 30 ही आएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो 90 हो गया। जो स्मॉलेस्ट एंगल है ना वो x है, तो उससे दूसरा एंगल है ना वो 30 ज़्यादा है। जैसा कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो तीनों को सम कर दो तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 120। 180 में से 120 गए 60, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। तो बस स्मॉलेस्ट एंगल निकालना था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। विभिन्न मदों में रमेश के मासिक व्यय का वितरण निम्नलिखित वृत्त आलेख में दर्शाया गया है। इसमें वृत्त में अलग अलग परसेंटेज में राजेश का क्या दिया गया है, रमेश का व्यय मतलब एक्सपेंडिचर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में इसको समझिए फिर उसको करिए। यदि रमेश की मासिक आय 45,000 है, तो आवास और परिवहन पर उसका कुल मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 45,000 क्या है, उसकी आय है। 45,000 में से आवास पे कितना लगाएगा, आवास को क्या शो कर रहा है, ब्लू कलर, जो कि 25% है। ठीक है, प्लस परिवहन, परिवहन को क्या शो कर रहा है, ये लाइन और डॉट, जो कि 10% है। मतलब टोटल कितना होगा उसका, 35% खर्च होगा। किसका, 45,000 का। तो 45,000 का आपको क्या निकालना है, 35% निकालना है। निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका आएगा ये आएगा 1600 से थोड़ा सा कम, क्योंकि अगर मैं से कॉमन वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा ना पास वाली टर्म मान के कर देते हैं इसको। इसको मैं 40 मान लेता हूँ। अगर ये मैंने 5 कम करके लिखा है, इसको मैं 5 बढ़ा के 40 मान लेता हूँ। तो फॉर 1600 के पास आएगा, मतलब 16,000 के पास कुछ। तो 16,000 के पास मतलब ये आंसर हो गया बस। अच्छा, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो आप इसे। कैसे, लास्ट का अक्षर देखिए मल्टीप्लाई करके, 25 है, 5 आएगा, और 5 आएगा किसके पास आएगा, 16,000 के पास। तो 5 इसमें है, यही है बस। ये तो ज़्यादा पीछे चला गया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब क्वेश्चन को समझिए पहले। ये आपका सर्कल है और इसकी ये एक आर्क है, ये ऐसे आर्क। ठीक है, वो रेडियस ऐसे 40 सेंटीमीटर रेडियस है सर्कल की। और कितने का कोण बना रही है ये पूरी कितने का कोण बना रही है, ये रेड वाली। आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, आंसर तो मैं दे सकते हैं, 2 सेकंड का आंसर है इसका, परंतु मेरा काम आपको समझाना है। ऐसे नहीं भी आप जो सेक्शन वाइज चला है, कह रहे हैं अभी 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे, आप तभी तो कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इस हड़बड़ी में हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अच्छे से कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 है, रेडियस आपकी 4 है। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है सेक्टर का। इस पूरे सेक्टर का, ये रेड वाले का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, आर प्लस ये एल। ठीक है, यानी 2r प्लस एल हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो रेडियस तो 4 दूनी 8। एल का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको पहले भी, क्या होता है, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये होता है। और यहाँ पे आपको पता है
पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, रेडियस आपकी 4 है, थीटा आपका 45 है, नीचे 360, 45 से 8 पे गया, 4 से ये 2 पे गया, 2 से ये 2 पे गया, तो यानी 22/7 आएगा। ठीक है, अब इसे प्लस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 56 और 22 78, 78/7 आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए, पता लग गया ना कैसे करना है। ये आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ आर्क। और अगर इसका एरिया दे दे तो एरिया का भी लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होगा, वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। बस जहाँ यहाँ 2 पाई आर था आर्क के लिए, वहाँ पे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अच्छा, 11 के डिविजिबिलिटी के 2 रूल हैं, पहले वो लिख देते हैं, तभी तो आप इसे कर पाओगे। तो डिविजिबिलिटी के 2 ही रूल है, बहुत सी सिंपल है। क्या करना है, एक नंबर को छोड़कर, मतलब इवन पोजीशन माइनस ओड या ओड माइनस इवन करेंगे। ठीक है, नंबर को नहीं, पोजीशन को। ठीक है, यानी एक को छोड़कर एक, देखो अब मैं दिखाता हूँ करके। अगर वो कर कर हमारा 11 आ जाए, ठीक है, या 11 आ जाए या 0 आ जाए, तो वो नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। देखिए, एक को छोड़कर ऐसे ओड पोजीशन पे, पहली, तीसरी, पांचवी, जोड़िए, 3 और 1 4 और 8 12, 6 और 1 7, क्या आया 5, तो ये डिविजिबल नहीं है 11 से, क्योंकि 11 के लिए डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 11 और 0। ऐसे ही 6 और 1 7, 7 और 3 10, 3 और 1 4, 6 आ गया। ऐसे ही 8 और 1 9, 9 और 3 12, 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, एक सेकंड रफ करके देख लेते हैं। 8 और 1 9 और 3 12, हाँ चलिए, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 7 और 8 15, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, तो ये देख लेते हैं एक बार। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 6 और 1 7 नहीं है, ये देखते हैं एक बार। 6 और 1 7, 7 और 8 15, हाँ ये होगा, ये मैंने मिस कर दिया, सॉरी। ये होगा आपका, देखो 6 और 1 7, 7 और 8 15, और 3 और 1 4, माइनस कीजिए, क्या आया 11। तो आपका कौन सा नंबर डिविजिबल है, 116 38, तो ऑप्शन सी। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप एकदम से इसे कर पाओगे, पर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तभी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी एक सिलेंडर का आपको क्या दे रखा है, कर्ड सरफेस ही दे रही है, दे रखा है, यानी ये वाला एरिया जिसमें मैं रेड कलर कर रहा हूँ, ये आपका क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया। अगर मैं इसका, अब मैं इसको दिखाता हूँ, थोड़ा पता भी होना चाहिए ना बेसिक। तो अगर ये फुल ले लूँ मैं इसका, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ऊपरला सर्कल भी और निचला सर्कल भी, तो इनको जोड़कर, तीनों को जोड़कर क्या बन जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है किसका, सिलेंडर का। तो कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है आपका, 2 पाई आर, कहाँ तक जाएगा, हाइट तक, बस 2 पाई आर एच, ये आपका होता है कर्ड सरफेस एरिया। यानी यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो आपको ऊंचाई दे रखी है, 2 पाई आर एच की वैल्यू दे रखी है, 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या दे रखी है, 1408, जिसमें से ऊंचाई कितनी है 56, और पाई की वैल्यू तो बच्चों को पता ही है 22/7 होती है। तो हमें क्या निकालना है, आधार का व्यास। व्यास कब निकलेगा, जब त्रिज्या पता होगी, तो रेडियस निकालनी है। 56 1408, जो कटता है काट लेते हैं, 7 से 8 पे गया, और ये आपका 11 से 2 पे, 11 से 1, 128 पे कट गया। ऐसे ही ये 8 एकम 8, 8 छके 48, 2 दूनी 4, ये आ गया 4, तो रेडियस हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, परंतु यहाँ आंसर किस में दे रखा है, सारा मीटर में दे रखा है। तो रेडियस को डायमीटर में चेंज करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ गया। अब मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.08 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो उम्मीद करता हूँ सिलेंडर का एक तो पता लग गया हो, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया भी लिख देता हूँ, बहुत सिंपल है। क्या है, 2 पाई आर एच में क्या जोड़ना है, ऊपर का पाई आर स्क्वायर
प्लस नीचे का पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ना है। अगर यहाँ से मैं पाई आर कॉमन लूँ, 2 पाई आर, तो क्या बच जाएगा, एच प्लस आर, बस 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चाहे तो याद कर लीजिए, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपको। पढ़िए, सिंपली है भी, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, कथन आपका सही है। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ साइड्स मे बी इक्वल टू थर्ड साइड्स, नहीं। कभी भी किसी भी ट्रायंगल की अगर मैं 3 साइड्स लूँ, ए बी सी, 2 साइड का सम हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड के, चाहे कोई भी 2 हो वो, ठीक है, चाहे कोई भी 2 हो वो, उनका सम हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड के। ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। आगे देखिए, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल, इक्वल नहीं, ग्रेटर होगा। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हाँ ये आपकी कथन सही है। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन, नहीं, उल्टा है तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सारा किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है, यानी जो सारा है धुरंधर वाली, वो 18 दिन में कार्य को पूरा कर सकती है। तारा उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। अच्छा जी, तारा ने 10 दिन तक कार्य किया और नौकरी छोड़ दी। सबसे पहले तो आप इसकी कार्य करने की क्षमता और टोटल कार्य निकाल लीजिए। टोटल कार्य आपका एलसीएम होगा इनका, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, एलसीएम 90, 18 पच्चू 90, 15 छिके 90, यानी सारा एक दिन में 5 यूनिट काम करेगी। जो ये मल्टीपल होता है, ये एक दिन की काम करने की क्षमता होती है। और तारा 6 यूनिट काम करेगी। अब तारा ने एक दिन में 6 यूनिट काम करेगी, परंतु तारा ने 10 दिन तक कार्य किया, मतलब 6 गुणा 10, 60 यूनिट उसने कार्य किया और नौकरी छोड़ दी। सारा शेष कार्य अकेले कितने दिन में पूरा कर सकती है। जो सारा जो है वो जो बचा हुआ कार्य है उसे कितने दिन में पूरा कर सकती है। अब आपने देखा तारा 60 यूनिट काम कर चुकी है, यानी 90 में से 60 गए, 30 बच गए। अब इस 30 बचे हुए कार्य को सारा कितने दिन में पूरा करेगी। अब वर्क क्या होता है हमारा, टाइम इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन की काम करने की क्षमता। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, यानी टाइम निकालना है। तो ये एफिशिएंसी वर्क के डिवाइड में चलेगी। अब वर्क कितना बचा है, 30 यूनिट। एक दिन में कितना कर रही है एफिशिएंसी, किसकी देखनी है, तारा की देखनी है कि सारा की। सारा का पूछा है तो सारा की देखनी है, तो 5, तो यानी 6 दिन लगेंगे उसे। इतना समय नहीं लगता हूँ वैसे इस क्वेश्चन में करने में, वो आपको समझाने के लिए मैं इतना समय लगा रहा हूँ। आपको पता भी होना चाहिए ये क्वेश्चन हो कैसे रही। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए इसको। x प्लस 1/x दे रखा है, अलजेब्रा से क्वेश्चन है आपका ये। 6, हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x²। अच्छा, तो अब इसे कैसे करेंगे। वैसे तो आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आएगा आपका 6 गुणा 12√2, 12 कह रहा मैं, 4√2 ये आएगा आपका। तो यानी 6 चौके 24√2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं आया कैसे है। अब ये आपका x प्लस 1/x है। अब मैंने इसके पिछली क्लास में, शायद उससे पिछली में, मैंने आपके इसके स्क्वेयर कराए थे, कैसे करते हैं, x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³। तो ये मैंने कराए थे, एक बार और करा देता हूँ। अगर इसका स्क्वेयर करने के लिए कहे तो आपको क्या करना है, n² माइनस 2। अगर क्यूब करने के लिए कहे तो n² माइनस 3n। ये n क्या है, ये n ये है 6, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैंने आपके लिए वो पिछला रिमाइंड कराने के लिए कराया है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। मैंने इसका आंसर ऐसे कैसे दे दिया। ये क्या है हमारा, a² माइनस b², सेम यही चीज बन रही है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब a प्लस बी की तो वैल्यू दे ही रखी है हमें, x प्लस 1/x, वो क्या है 6 मल्टीप्लाई x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कभी भी हम प्लस में से माइनस निकालना हो तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, n² माइनस 4। जब निकालना हो हमें माइनस, अगर हमें यहीं पर उल्टा हो, माइनस दिया हो प्लस निकालना हो, तो बस इसमें बीच में क्या आ जाएगा, n² प्लस 4। कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। ये आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, समझ में आया। तो इसका मतलब हमें अब क्या निकालना है, माइनस निकालना है प्लस से। तो क्या करेंगे, n² मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 दूनी 32, 16 का रूट क्या होता है आपका,
16 का रूट क्या होता है 4√2, तो यानी 4√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24√2 आपका आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो, ऐसा नहीं भी ये x-1/x हो, चाहे आपको स्केयर से डायरेक्ट करने के लिए कह दे x² - 1/x² करो, तब भी आप इसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ 4 दिया है तो आप कैसे करोगे, 4 का स्केयर 16 - 4 तो √12, आप डायरेक्ट स्केयर में जा सकते हो, स्केयर से भी स्केयर में जा सकते हो, क्यूब से क्यूब में भी जा सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये ठीक है। अगर माइनस में के लिए जाने के लिए तो माइनस आ जाएगा, प्लस के लिए तो प्लस आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है b² = AC, वेयर b इज मीन प्रोपोर्शनल यानी सेकंड भी कह देते हैं जिसको, a हमारा है फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड c हमारा है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हमें यहाँ के निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है यानी c निकालना है, तो क्या हो जाएगा b² a हो जाएगा, a डिवाइड में चला जाएगा। b क्या है, b यानी सेकंड प्रोपोर्शनल, तो 63 का स्क्वायर यानी 63 × 63, और a क्या है 7, तो 7 से 9 पे गया, कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का लास्ट डिजिट देख लो, 9 3 27, 7 आएगा यूनिट डिजिट, तो आपका आंसर b हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ समझाने का नहीं था उसमें, तो आगे चलते हैं। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी 40 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठीक है, चलो इसको मैं एक नए तरीके से लिख देता हूँ, 40 मैन इंटू 30 दिन, ये आपका आ जाएगा किसी कार्य मतलब टोटल वर्क जो भी होगा वो। ठीक है, पूरा कर सकते हैं ना, पूरा मतलब टोटल वर्क। हालांकि यदि 10 व्यक्ति समूह छोड़ दें, अब 10 व्यक्ति ने समूह छोड़ दिया यानी 10 चले गए, अब बचे कितने, 30 मैन बच गए। ठीक है, इंटू देते हैं तो समूह को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, अब समय दिया नहीं है t, तो तब भी तो क्या होगा, कार्य पूरा करने में, ध्यान से देखिए, कार्य पूरा करने में, कंप्लीट द वर्क, यानी ये भी क्या है टोटल वर्क। अब ये दोनों को हम क्या रख सकते हैं, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, यानी ये दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, यानी 40m × 30 = 30m × t। ठीक है, आ गया ना समझ, तो m से यहाँ पे m गया, 30 से 30 गया, t की वैल्यू क्या आ गई 40, यानी आपको समय कितना लगेगा, 40 दिन का समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 28 ऑफ CP किसके बराबर है, 24 ऑफ SP के, यही तो कहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस, यानी 28 का कॉस्ट प्राइस 24 के सेलिंग प्राइस के बराबर है ऑरेंजेस के। तो CP और SP का रेशो ले लेंगे यहाँ से, यानी ये SP यहाँ डिवाइड में चला जाएगा और ये CP इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो प्रॉफिट क्या होता है आपका SP - CP, यानी 4 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100, तो काटेंगे 6 पे, तो ये क्या आ जाएगा 50/3, यानी 16 से ही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 252 मीटर लंबी एक ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह समय क्या है, समय निकालना है जिसमें यह ट्रेन के समान दिशा, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कराया है आपका रिलेटिव स्पीड, एक बार और बता दूंगा, रिलेटिव स्पीड आपका क्या करना है, आपको समान दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाले इंजन से चलने वाले व्यक्ति को पार कर जाएगी, यानी ये व्यक्ति है, ये इस दिशा में चल रहा है और ट्रेन भी इस दिशा में चल रही है, तो यानी दिशा क्या है, सेम डायरेक्शन, क्या है, सेम डायरेक्शन का, जब भी आपकी डायरेक्शन सेम हो तो आपकी रिलेटिव स्पीड यानी ओवरऑल स्पीड आपकी क्या होगी, S1 - S2, यानी स्पीड का डिफरेंस होगा। और यही दिशा अगर अपोजिट हो, यानी ये व्यक्ति इस दिशा में है और ट्रेन क्या है, इस दिशा में है, यानी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो आपकी स्पीड क्या होगी, प्लस, रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी, प्लस। बस इतना ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव स्पीड से, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी अब सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगी, ओवरऑल स्पीड, रिलेटिव स्पीड माइनस कर देंगे, तो 125 में से 17 गए 108, तो ये तो आ गई अपनी रिलेटिव स्पीड। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और डिस्टेंस हमने दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 252 मीटर,
तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 252 अपॉन 108। अब ये डिस्टेंस मीटर में है परंतु स्पीड हमारी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और काट लीजिए, अब 18 से ये 6 पे गया, 6 से ये 2 पे, तो यानी 5×8 = 4, 8.4 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, ये डिस्टेंस कैसे हुआ वो भी आपको बता देता हूँ मैं। अब ये एक व्यक्ति है, ठीक है, अब यहाँ से इसे ट्रेन पार करना शुरू करी, देखो इंजन से कहा है ना स्टार्ट फ्रॉम द इंजन, तो पार कब होगी, अब व्यक्ति का तो ना कोई चौड़ाई, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ये है ऐसी शेप, मतलब चौड़ाई नहीं है इसकी व्यक्ति की तो कोई, तो इसलिए इंजन से शुरुआत होगी और इसके लास्ट बॉक्स पे जाके क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी अपनी ही लेंथ को क्या करेगी, पार करेगी, इसलिए डिस्टेंस क्या होगा उस केस में, ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस होगा। ये मैंने आपको कराया था फर्स्ट क्लास में ही भी, आपको कैसे देखना है, कब लेंथ आपको ऐड करनी है, किसी हिसाब से आपको डिस्टेंस करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10⁻⁴ दे रखा है प्लस 10² θ, सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल 1। मैंने क्या देखा यहाँ से, 10² θ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बच गया, 10² θ प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ 10² θ हमारा किसके इक्वल होता है, 10² θ प्लस 1 sec² θ के बराबर होता है, कल भी मैंने बताया था, तो ये आ गया 1, ठीक है। 10² θ दूसरी तरफ जाएगा, sec² θ क्या हो जाएगा, sec² θ। अब मैं 1/sec² θ को क्या लिख सकता हूँ, cos² θ लिख सकता हूँ, तो यानी इसका मान क्या होगा, यानी cos² θ को मैं क्या लिख दूँ, 10² θ, यानी ये क्या बन गया 10² θ, और ये क्या बन गया ना 10⁻⁴ θ, और ये क्या बन गया 10² θ इंटू 11, और यही क्या दे रखा है हमारा 1 के इक्वल, तो 11 × 1 = 11, लो आ गया आंसर ऑप्शन डी। क्या था, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, ये है आपका क्वेश्चन, √2 के अंदर 2 + 2 cos 8 θ। अच्छा, मैं इसकी एक ट्रिक बता दूं पहले आपको, सिंपल आपको क्या करना है, 2 cos जो ये थीटा है ना, जितने रूट होंगे इस 8 θ का हाफ हाफ करते चले जाएंगे, यहाँ 8 θ है, एक रूट पार करेंगे 4 θ रह जाएगा, फिर 2 θ, फिर अकेला थीटा, मतलब क्या रह जाएगा 2 cos θ, बस खत्म। आंसर क्या होगा 2 cos θ, ऐसे ही डायरेक्ट पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही पूछता है। और ये आया कैसे, अब वो देखिए, चलो इतने को उठा के ले दिए पहले आप, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, √2 + 2 cos 8 θ, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है अपना, 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर 1 + cos 8 θ। अच्छा, जिस बच्चे को पता है 1 + cos θ हमारा किसके इक्वल होता है, 2 cos² θ/2 के इक्वल होता है 1 + cos θ। अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × cos² 8 θ/2, यानी ये कट गया 4 θ रह गया, के ऊपर रूट है और यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2 cos² θ। अब 2 का स्क्वायर 4 cos² 4 θ, रूट सोल्व करेंगे, 4 का रूट 2 cos² 4 θ का cos 4 θ, बच गया 2 cos 4 θ इसकी जगह, ये गलत लग गया मेरे से, रूट का निशान है, 1 सेकंड। तो ये आया आंसर इसका सोल्व कर कर। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे करूँ, यही चीज़ इसको हटाकर मैं यहाँ पर अगर यही चीज़ लिखूँ आपकी जो आई है, तो वो इस सेम ही तो बन गया, +2 cos 4 θ, यही तो बन गया। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, फिर वो उसका हाफ होगा, इसलिए आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, हाफ ऑफ करते चले जाइए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7.35 × 7.35। अच्छा, ये क्या है आपका a, ये क्या है b, तो ये a² है और ये क्या है b², यानी a² - b², तो क्या बन जाएगा a + b इंटू a - b अपॉन 0.24। a + b यानी इन दोनों को प्लस कीजिए, ये प्लस होंगे 7.35 2.25 5 5 10 3 2 5 6 7 और 2 9 और 1 10 10.60 गुणा माइनस कीजिए
5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 7 में 2 गया 5 अपॉन 0.24। ठीक है, सोल्व करेंगे 106 51/24 बन गया। और ये आपका कटेगा 8 से कट सकता है, नहीं कटता, चलो इसी काट लो, 3 से काट लो, 3 8 24, 3 से 17 पे, 8 से, 4 से भी नहीं कटेगा ये, तो 2 से काट लो 4, और ये क्या बन गया 53, तो 17 ये 81, 8 17 पंजे 85 और 8 93/4। तो आपका लगभग ये आंसर आएगा 4 दूनी 8 1 3 93 आएगा क्या, कितना आएगा, 51 17 51 5, हाँ 90 आएगा 90। तो ये आएगा 2 समथिंग आएगा, 22 से शुरू होगा आपका आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। एग्जैक्ट आंसर क्या था, बस लेना ही था हमें तो आंसर। पढ़िए अगला, अविनाश मंथली सैलरी इज 50,000 रुपये और उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 18,000 रुपये, और राधा की मंथली सैलरी इतनी है और उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है इतना है। तो हमें दोनों की सेविंग का रेशो लेना है, पहले राधा की का लेना है तो ऊपर राधा लेंगे, राधा सेविंग, नीचे अविनाश की सेविंग। अच्छा, इनकम क्या होती है हमारी, इनकम हमारी होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ से अगर सेविंग निकालनी हो तो क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही होगा। तो कर दीजिए माइनस। राधा के लिए 60,000 माइनस 24 36,000, और 50,000 माइनस 18,000 32,000 इसकी सेविंग होगी। दोनों का रेशो लेंगे 4 से 9 पे, 4 से 8 पे, तो अनुपात क्या आएगा 9:8 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P अपॉन क्यू दिया है 4:1। डायरेक्ट मान लो ये 4 मान लो, इसे क्यू को 1 मान लो, पुट कर दो वैल्यू, 5 × 4 20 + 3 अनुपात 5 × 4 20 - 3, यानी आंसर क्या होगा 23/17 होगा। तो आंसर ए, सिंपल सा था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 12 घंटे में पूरा कर सकता है। यानी अगर ए कोई कार्य करता है तो वो करता है 8 घंटे में, और बी उसी कार्य को करता है 12 घंटे में। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, सबसे पहले तो कार्य निकाल दीजिए। कार्य कब निकलेगा, जब इनका हम कॉमन फैक्टर लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो वो कार्य हो जाएगा। 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा आपका 24, तो 8 दिया ये 24, ये 12 दूनी 24। ये जो मल्टीपल है ना, जितने के मल्टीपल आया, ये इसकी क्या है, एक दिन की कार्य करने की क्षमता, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए, और ये बी की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ बी, यानी बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है, ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है, और टोटल कार्य ये है आपका, ये क्या है टोटल वर्क। अब ये आपको पता लग गया, आप सबको आंसर दे सकते हो, आप सब कुछ भी पूछ ले आप उसका आंसर दे सकते हो। क्या कहा है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, यानी 3 2 5, ए और बी इकट्ठे काम करेंगे, यानी 3 2 5 यूनिट काम करेंगे ए और बी, उस कार्य को करने में कितने घंटे लगेंगे। अब वर्क क्या होता है आपका, वर्क होता है समय गुणा एफिशिएंसी, ये होता है। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, तो एफिशिएंसी वर्क के क्या चली जाएगी डिवाइड में। एफिशिएंसी कितनी आई है हमारी दोनों की 5, वर्क कितना है 24, तो 24/5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 चौके 20 5 8 40, तो 4.8 आपका समय लगेगा, घंटे लगेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये अपीयर स्टूडेंट दे रखे हैं और ये पास स्टूडेंट दे रखे हैं, यानी 1800 बच्चे में से इतने बच्चे तो क्या हुए हैं, अलग अलग सेक्शन में अपीयर हुए हैं एग्जाम के लिए, और उनमें से इतने इतने % पास हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी स्टूडेंट फेल्ड इन सेक्शन सी। तो सबसे पहले तो फेल्ड कब लिख लेंगे, जब अपीयर बच्चों में से जितने बच्चे आए हैं एग्जाम देने, उसमें से जब हम पास वालों को माइनस कर देंगे तो बचेंगे क्या, फेल्ड स्टूडेंट ही तो बचेंगे, यही तो रहेगा। तो अपीयर कितने हुए हैं, ये 1800 है, और कितने डिग्री की वैल्यू है, टोटल कितना डिग्री होता है 360 है, यानी ये 1800 कितने की वैल्यू है 360 डिग्री की। हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है सी वाले की, यानी इस वाले की वैल्यू निकालनी है हमें, और ये कितना है 100 डिग्री, तो जितने की वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई। ये 0 से आपका 0 पे गया, 36 से 18 से 2 से, तो ये आपका आ गया 500, यानी 500 बच्चे क्या हुए अपीयर हुए हैं सेक्शन सी में। तो अपीयर ऑफ सेक्शन सी कितने हैं 500, ठीक है। माइनस क्या करेंगे पास, अब 800 में से 800 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से सेक्शन सी के कितने हैं, यानी 800 कितने % की वैल्यू है, टोटल 100% की वैल्यू है, 100%, क्योंकि प्रतिशत में दिया है तो टोटल 100 ही है ये।
तो 100% की वैल्यू है। उसमें से सी की निकालनी है, सी कितने प्रतिशत है, 25%। तो निकाल लीजिए, 2 जीरो से दो, 25 से 8 से गुना करेंगे 200, तो यानी 200 क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो बच गए कितने, 300 माइनस करके, ये क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो ऑप्शन सी। सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ वही आ गया पिछले की तरह, क्वेश्चन की तरह। देखो चलो समझिए इसको। इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 600 मीटर, ठीक है, पंकज एंड रोहित स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। सेम पॉइंट से चल रहे हैं, स्पीड देखो दोनों की, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारी, प्लस होगी। यानी स्पीड ऑफ पंकज प्लस स्पीड ऑफ रोहित क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, तो कर लीजिए ऐड। 2.85 प्लस 5.4 कर लीजिए, प्लस 5 12 5 2 7 8, यही होगा ना। तो ये आपकी आ गई रिलेटिव स्पीड दोनों की। डिस्टेंस दिया है, पाथ कितने का है, 600 मीटर का। पूछा क्या है, हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कितने मिनट बाद वो मिलेंगे, यानी टाइम पूछा है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारा 600 मीटर है, स्पीड हमारी 8.25 यही है, और स्पीड हमारी किस में है, डिस्टेंस हमारा मीटर में है, स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है। हमें क्या पूछा है, मिनट में। चलो सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो सब कुछ। तो 5 गुना 18 किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में। तो सोल्व कीजिए अब इसे। ये आपका कटेगा, ये डेसिमल को हटा के यहाँ 100 आ गया। ठीक है, अब ये सारा कुछ आया, टाइम सेकंड में चला गया, तो मिनट में चेंज करनी है, कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से। ठीक है, इकट्ठा कर लो अभी। तो 0 से आपका 0 कट गया, 6 से 10 पे, 5 से 2 पे, 25 से 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 से 4 पे, 11 से 3 से 11 पे, 3 से 6 पे। तो बस और तो कटेगा नहीं, 6 दूनी 12 चौके 48 अपॉन 11, यानी आंसर आपका किससे शुरू होगा, 4 से। 11 चौके 44.6, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ करके 4 से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। वही रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट था, अपोजिट डायरेक्शन थी तो स्पीड ऐड कर देंगे, अगर सेम डायरेक्शन होती तो स्पीड माइनस करते हैं। यही कंसेप्ट आपका पुलिस और चोर के कंसेप्ट में भी लगता है, जिसमें चोर आगे भागता है, पुलिस वालों से पकड़ता है, चोर पुलिस खेलते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 कोट पी की वैल्यू क्या है, 24। तो यहाँ पे कोट पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/7। कोट किसके बराबर होता है, ये तो आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलो नहीं पता, एक बार बता देता हूँ। ये क्या है, 10, ये क्या है हमारा कोस, और ये क्या है हमारा साइन। यानी ये परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज हमारा होता है कोस b/h, कोस उल्टा बोलेगा p/h साइन, p/h कोस, और p/b 10। और 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, यानी उल्टा मतलब b/p। तो b/p, हमें क्या पूछा है, साइन p पूछा है, और साइन p क्या होगा, p/h, यानी p/h, यानी p की वैल्यू क्या है, 7/h। तो 7 किस में दिख रहा है, ऊपर, इसी में, ऑप्शन डी। हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही आंसर दे सकते थे। चलो हाइपोटेन्यूज निकालना भी हो, बहुत सिंपल है आपका, क्या हो जाएगा, रूट करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर सम कर देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 9 और 6 15, 7 और 4 12, 625 हो गया ये। रूट करेंगे, क्या आ गया, 25। तो यानी हाइपोटेन्यूज हमारी क्या होगी, 25, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी आप ट्रिपलेट भी याद रख सकते हो, 7 24 25 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन वट टाइम विल 3720 अमाउंट टू दिस, यानी ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये रेट है। निकालना क्या है, टाइम निकालना है। अगर बच्चों को पता हो, सिंपल इंटरेस्ट हमारा किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकालना पड़े तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, बस यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अमाउंट में से माइनस करके इसको निकाल सकते हो, रेट को, न उसको सिंपल इंटरेस्ट को। तो कर दो माइनस प्रिंसिपल को अमाउंट में से, तो 4 2 6 12 7 5, तो ये आ गया हमारा 1 5 6 2 4, पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा, 10 गुणा 100
अब प्रिंसिपल कितना है 3720 इंटू रेट कितना है हमारा 12। तो कर लीजिए सोल्व। जीरो से ये जीरो पे कट गया, ये जीरो जीरो से कट गया, 12 से ये एक पे 12 थी, ये 36, 12 दूनी 24 और कट जाएगा ये 3 एक 4 2 6, हाँ 3 से कट जाएगा, 12 थी 36, 4 थी 12, 4 थी 12, 3 थी 9, 4 थी 12, 3 से कट जाएगा। अब ये 4 3 7 और 4 11 नहीं कटेगा, और 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये आप 2 से काट लीजिए 6 2, और ये 2 1 7। अब यहाँ देखिए, आपको एग्जैक्ट आंसर थोड़ी ना निकालना है, आपको क्या देखना है, आंसर में 3 आएगा, क्योंकि 3 तो पूरा आने से गया, 3 तो एग्जैक्ट तो कटता नहीं है इससे, तो ये तो गए ऑप्शन। अब देखना है ये 5 के मल्टीपल पे आएगा कि 3 के मल्टीपल पे आएगा। तो देखिए एग्जैक्ट 60 मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए 220, तो 6 तिये क्या होता है 60 तिये 180, यानी 60 तिये 180 और 60 चौके कितना होता है 240, तो यानी 3 4 और 3 के बीच में वैल्यू आएगा, यानी 3.5 का मल्टीपल कुछ होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है, रोहन 25 दिन में, और रोहित को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रोहित 30 दिन में करता है। सबसे पहले तो एलसीएम लेकर टोटल कार्य निकाल लीजिए, कितना होगा 150, 15 से 10 पे, 25 से 6 पे, और 30 से 5 पे, ठीक है। फिर रोहित का स्थान, अब देखो, अब ये इनकी दक्षता है काम करने की, एक दिन में इतना इतना यूनिट काम करते हैं अपना अपना, और ये क्या है टोटल कार्य, ठीक है। ये क्या है हमारा टोटल वर्क है। अब देखो, रोहन और रोहित 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, मतलब रोहन हो गया और रोहित हो गया 2 दिन तक एक साथ कार्य करेंगे, ठीक है। तो 6 और 5 11 गुणा 2, तो एक दिन में 11 यूनिट करेंगे, तो 2 दिन में 22 यूनिट काम वो कर लेंगे, ठीक है। कर लिया उन्होंने काम। अब क्या होगा, फिर रोहित का स्थान किसने ले लिया, राम ने, यानी रोहित चला गया, फिर कौन आ गया, राम, यानी रोहन तो काम कर रहा है, रोहन तो काम कर रहा है, हुआ क्या, रोहित की जगह राम आ गया, तो 6 और 10 अब 16 यूनिट काम करेंगे। कुल मिलाकर कितने दिनों में कार्य होगा, पहले 2 दिन तो उन्होंने लगा दिए, अब जो ये 16 यूनिट काम है, मतलब 16 यूनिट जो एक दिन में काम कर रहे हैं, यानी 16 गुणा टी, बचा हुआ वर्क कितने दिनों में करेंगे। तो 22 यूनिट कर दिया 150 में से, तो 22 माइनस कर दो, क्योंकि वो तो कर दिया ना, 10 में से 2 गए 8, 2 यानी 128। तो यहाँ से टी की, अभी तो देखा मैंने एफिशिएंसी इंटू टाइम किसके बराबर होता है, वर्क के, बस वही तो किया। यहाँ से एफिशिएंसी 16 है, हम दोनों की जोड़ के टाइम निकालना है, वर्क दिया है, तो 128 अपॉन 16 ये आपका कटेगा 8 से, ठीक है। तो यानी टोटल कुल मिलाकर पूछा उन्होंने, तो पहले 2 दिन तो लग गए, फिर बाद के 8 दिन लगे, तो टोटल कितने दिनों में काम पूरा हुआ, 10 दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वही सिंपल कंसेप्ट है, बस इसी पर अड़े रहना है आपको, ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार एंड बस, यानी स्पीड का रेशियो स्पीड ऑफ कार अपॉन स्पीड ऑफ बस दिया है, किसने 3:4 में, ठीक है। अब देखो, इफ बस कवर से डिस्टेंस 320 किलोमीटर इन 4 घंटे, तो स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो निकाल लीजिए कितना आ गया 80, यानी 4 यूनिट की वैल्यू क्या आई 80 आई, ठीक है। अब 4 यूनिट की वैल्यू 80 आई है, 80 क्या है 4 यूनिट की वैल्यू, हमें किसकी निकालनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, तो गुणा 3 कर देंगे जितने की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा 60, तो आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आप आंसर दे सकते हैं। सिंपल था ये भी, ज़्यादा कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्या दे रखा है। ए टेंट इज डिजाइन इन ए ट्रायंगुलर प्रिज्म फीचर्स ए ट्रायंगुलर बेस, ठीक है, विद एरिया, बेस का एरिया भी दे दिया, हाइट भी दे दी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टेंट। कभी भी प्रिज्म की बात आ जाए तो प्रिज्म का वॉल्यूम पूछ ले, बहुत सिंपल है, आपको एक बार ध्यान से देखिए, पिछली क्लास में मैंने कराया था, हेक्सागोनल शेप थी वो। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है हमारा, बेस एरिया इनटू हाइट, ऊंचाई, ठीक है। मान लीजिए अब ये तो आपका क्या है ट्रायंगुलर शेप में है, तो आपका प्रिज्म कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। परंतु कल आपको अगर स्क्वायर दे दे तो उसके लिए बेस एरिया अलग होगा आपका,
उसके लिए बेस एरिया आपका अलग होगा, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लगेगा उसमें। तो ये आपको इसके शेप के अकॉर्डिंग चेंज करना है। मैंने पिछली क्लास में भी कराया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हो। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, बेस एरिया दे ही रखा है, तो बेस एरिया 20, हाइट कितनी है 6, तो गुणा कर दोगे 120 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल। तो बस आज के 25 क्वेश्चन हो गए हमारे। उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं शॉर्ट के माध्यम से आपको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये सीरीज़। हर एक एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत मदद करेगी ये। एक आपको पता लगेगा कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करना है। आपको पता तो होते हो, पर आप करने के समय आपसे होते नहीं हैं। हाँ, ये इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अभी ये जो मैंने 7-8 क्लास ले ली हैं, 8 क्लास ले ली हैं, अभी तो इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। मैं धीरे धीरे करके इसी से आप अगर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, फिर आप खुद मॉक टेस्ट लगा कर देखिए, आपका स्कोर अच्छा इंप्रूव होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को राम राम, बाय बाय।